वेलकम टू ऑल ऑफ यू। पिछले वीडियो में अपने फंडामेंटल ऑफ सर्विंग के जो टॉपिक थे, डेफिनेशन, सेकेंडरी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सर्विंग, इनके बारे में डिस्कस किया था। इसमें अपने डिस्कस करेंगे स्केल के बारे में। तो जो स्केल होता है, सबसे पहले बात देखो, ये स्केल है जो स्केल क्या होता है। कोई भी मैप होता है, ठीक है। जैसे मान लो कोई भी एरिया जिसका सर्वे कर लिया, तो अपने इसको मैप पर प्लॉट करेंगे। तो प्लॉट करने के लिए बहुत बड़ी दूरियों को डायरेक्टली इस पर प्लॉट नहीं किया जा सकता, तो उसके कोरेस्पॉन्डिंग एक छोटी डिस्टेंस लेते हैं। जैसे ए और बी ग्राउंड पर दो बिंदु है, मान लो उनके बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, तो 10 किलोमीटर की लाइन यहाँ खींचनी संभव नहीं है, इसलिए 10 किलोमीटर के कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक छोटी दूरी और ले लेते हैं। तो ये जो ग्राउंड जो आपका मैप है, मैप पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी और कोरेस्पॉन्डिंग जो बिंदु ग्राउंड पर हैं उनके बीच की दूरी, इनका जो रेशो होता है वो कहलाता है स्केल ऑफ द मैप। जैसे मान लो ये 10 किलोमीटर था और ये आपका 1 सेंटीमीटर की लाइन आपने खींच दी, तो आपका रेशो हो गया 1 सेंटीमीटर रेशो 10 किलोमीटर, मतलब यही आपका स्केल हो गया 1 सेंटीमीटर रेशो 10 किलोमीटर। तो दो कहने का मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी मैप पर और दो बिंदुओं के बीच की दूरी स्केल पर, इनके बीच का जो रेशो है वही कहलाता है आपका स्केल। तो सबसे पहली बात तो आपका ये स्केल हो गया, ठीक है। तो स्केल आपका हो गया। और स्केल की बात करें, देखो स्केल की आपकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है। रेशो ऑफ को बता दिया, तो रेशो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द मैप एंड कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। ये आपका स्केल हो गया। और किसी स्केल को दो तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। देखो, एक तो होता है एनालिटिकल विधि स्केल की प्रदर्शित करने की, एक तो होती है एनालिटिकल विधि। किसी भी स्केल को प्रदर्शित करने की एक मेथड होती है एनालिटिकल और दूसरी होती है ग्राफिकल। किसी भी स्केल को दो तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, एनालिटिकल मेथड के द्वारा, ग्राफिकल मेथड के द्वारा। एनालिटिकल मेथड में देखो दो तरीके होते हैं, या तो आप 2 डायमेंशन का प्रयोग कर लो, 2 यूनिट का प्रयोग कर लो। 2 डायमेंशन का प्रयोग कैसे कर लो, जैसे मैं कह दूं कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो ये स्केल को प्रदर्शित करने का तरीका है कि 1 सेंटीमीटर जो आपका मैप का है वो ग्राउंड के 10 मीटर को इंडिकेट करेगा। दूसरा आरएफ, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन के द्वारा भी इसको प्रदर्शित किया जा सकता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, इसको शॉर्ट में अपने आरएफ बोला जाता है। तो किसी स्केल का आरएफ क्या होगा, देखो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है आपका ये। इसी को अपने आरएफ के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं। आरएफ का मतलब एक भिन्न संख्या होगी, और भिन्न संख्या में कोई भी यूनिट नहीं होगी, मीटर सेंटीमीटर वगैरह नहीं होगा। दोनों को सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट करने के बाद जो भिन्न संख्या प्राप्त होगी वही भिन्न संख्या क्या कहलाती है, उसी स्केल का आरएफ कहलाती है। जैसे मान लो आपका ये 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर था, इस रेशो को अगर मैं कन्वर्ट करूं तो 1 सेंटीमीटर बटे 10 मीटर लिख सकता हूं। अब ये भिन्न संख्या है लेकिन ये सेम यूनिट में नहीं है, इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। 1 सेंटीमीटर बटे 10 इंटू 100, मतलब 1/1000 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, तो 1/1000 क्या हो गया, स्केल का आरएफ हो गया। तो देखो ये लिखना या ये लिखना एक ही बात है। 1/1000 लिख दो, चाहे 1 सेंटीमीटर रेशो 10 मीटर लिख दो, 1/1000 के अंदर कोई यूनिट नहीं है, इसका आरएफ रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन कहलाती है। मतलब मैप का 1 होगा, उसी यूनिट के अंदर ग्राउंड के 1000 को व्यक्त करेगा। सीधी सी बात ये है कि अगर एक ये मीटर है तो ये 1000 मीटर को इंडिकेट करेगा, 1 डेसीमीटर है तो 1000 डेसीमीटर, 1 सेंटीमीटर है तो 1000 सेंटीमीटर को ही इंडिकेट करेगा, 1 mm है तो 1000 mm को इंडिकेट करेगा। इस आरएफ का मतलब ये होता है। तो देखो एक विधि तो आपकी हो गई एनालिटिकल मेथड। दूसरी ग्राफिकल। कई बार क्या होता है, देखो 1-2 साल जब निकल जाते हैं तो बनाया गया मैप होता है वो सिकुड़ जाता है, तो दूरियों में फर्क पड़ जाता है। जैसे मान लो 10 सेंटीमीटर की कोई लाइन आज खींच दी, 10 सेंटीमीटर की लाइन इस स्केल के हिसाब से आपका 100 मीटर को इंडिकेट करेगी, लेकिन मान लो ये 10 सेंटीमीटर की लाइन 9 सेंटीमीटर की रह गई 2 सालों बाद, तो
अब क्या होगा, अगर आपने पुराना स्केल काम में लिया तो आपका गलती आएगी उसमें पढ़ने में, ठीक है, इसलिए अपने नया स्केल अपने बनाना पड़ता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए अपने ग्राफिकल विधि भी यूज कर सकते हैं। ग्राफिकल विधि में क्या होता है, ग्राफ के ऊपर ही इस तरह से पैमाना बना दिया जाता है दूरियों का, ठीक है। और इसमें 3 टाइप के स्केल होंगे ग्राफिकल मेथड में। डिस्टेंस को प्रदर्शित करने के लिए 2 हैं और डिस्टेंस एरिया के लिए 2 हैं। कोई डिस्टेंस है या एरिया है, और या फिर आप एंगल मेजर कर रहे हो। एंगल मेजर करने के लिए या एंगल को सेट आउट करने के लिए स्केल ऑफ कोर्स यूज किया जाता है। स्केल ऑफ कोर्स एंगल को प्रदर्शित करने के लिए स्केल ऑफ कोर्स यूज किया जाता है। कोई भी एंगल, आपको देखो ये नहीं देखना, आपका जो चांदा होता है इस तरह से, वही आपका स्केल ऑफ कोर्स है। वो अगर यहाँ बना हुआ तो उसकी सहायता से अपने एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। देखो अगर यहाँ पर ये स्केल बना दिया जाए तो इस स्केल की सहायता से अपने कोई भी कोण सेट आउट कर सकते हैं और कोई भी कोण है वो मेजर किया जा सकता है। तो ये कहलाता है स्केल ऑफ कोर्स। डिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए देखो, या तो आप क्या करोगे, प्लेन स्केल है वो बना दोगे उस पर, या उस पर डायगोनल स्केल बना दोगे। डायगोनल स्केल, प्लेन स्केल में क्या होता है, जैसे ये आपका ग्राफ है तो यहाँ पर आपको इस तरह से स्केल को प्रदर्शित किया जाता है। और जैसे यहाँ पे 0 लिख दिया, ये 10 लिख दिया, ये 20 लिख दिया, 30 लिख दिया मीटर में। थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाता हूँ। जैसे मान लो इसको मैं थोड़ा बड़ा प्रदर्शित करूँ तो इस तरह से मान लो ये स्केल बनाया, इसके 10 भाग कर दिए, 10 या जितने भाग कर दिए, 10, 20, 30, 40, इस तरह से लाइनें खींच दी। और लाइनें खींचने के बाद देखो इसका पहला पार्ट है, इसके 10 भाग और कर दिए। इस तरह से इसके 10 भाग कर दिए जाते हैं। तो और यहाँ मीटर लिख दिया। अब जैसे मान लो देखो ये दूरी है, ये इसका मतलब है कि इतनी दूरी 10 मीटर को इंडिकेट कर रही है। 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर। अब मान लो ये आपकी जो ये एक यूनिट है, जो ये पूरी एक डायमेंशन है, 1 मीटर है, 10 मीटर है, या आपने मान लो ग्राफ पर बनाया ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर की लाइन है, 1 सेंटीमीटर का यहाँ सीधा सा मतलब वो 10 मीटर को इंडिकेट कर रही है। अब 1 सेंटीमीटर को इसकी सहायता से पढ़ा जा सकता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा इसकी सहायता से पढ़ सकते हो। मतलब 10 मीटर का 10वां हिस्सा 1 मीटर अगर अपने को और पढ़ना है, जैसे मान लो यहाँ से तो 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर पढ़ सकते हो। अगर मान लो आपको 12 मीटर पढ़ना है तो 10 तो ये हो गया, 2 मीटर ये हो गया, तो आपके 10 और 2 12, क्योंकि इसके 10 भाग कर रखे हैं तो हर एक भाग 1 मीटर को इंडिकेट करेगा। मतलब इसमें क्या होता है, जैसे ये 1 सेंटीमीटर की लाइन है तो 1 सेंटीमीटर को मेजर कर सकते हैं, और 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा है वो भी स्केल की सहायता से मेजर किया जा सकता है। तो प्लेन स्केल में 2 डायमेंशन को मेजर किया जा सकता है। ये ऑब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लेन स्केल के द्वारा कितने डायमेंशन को, कितने यूनिट्स को पढ़ा जा सकता है। तो 2 डायमेंशन को पढ़ा जा सकता है। इसी प्रकार एक होता है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल में यही क्वेश्चन पूछा जाता है, डायगोनल स्केल में कितनी यूनिट को पढ़ा जा सकता है। तो उसमें 3 यूनिट्स को पढ़ा जा सकता है, 3 डायमेंशन या 3 यूनिट्स को पढ़ा जा सकता है। डायगोनल स्केल में क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपका स्केल है, यहाँ जैसे 0, 10, 20 ये आपने इस तरह से लिखा, तो इसके तो 10 भाग आपने किए ही किए हैं। इसके बाद जैसे मान लो ये आपकी दूसरी लाइन है और ये आपकी तीसरी लाइन है, इनको मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिया हूँ, ये मान लो दूसरी और तीसरी है, तो इनको इस तरह से विकर्ण के द्वारा इस तरह से मिला दिया जाता है, ठीक है। फिर जैसे मान लो ये वाला पार्ट है, ये वाला इसका, ये वाला जो पार्ट है, दूसरी और तीसरी लाइन है, मान लो ये, तो ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी है, और इधर से इस तरह से लाइनें खींची होती हैं, इस तरह से ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, ये हो गई, ये हो गई, इस तरह से। तो देखो 12 तो आप पढ़ सकते हो, यहाँ तक 12 हो गया, मान लो ये दूसरी लाइन आपका, मान लो यहाँ 12 हो गया, आपको 12.1, 12.2, 12.3 पढ़ना है, तो यहाँ 12.1, यहाँ 12.2, यहाँ 12.3, यहाँ 12.4, यहाँ 12.5। मतलब ये जो आपकी यूनिट है ना, ये वाली, ये 1 मीटर की से 1 मीटर के भी 10 भाग हो जाएंगे इस विकर्ण के द्वारा। मतलब इसमें एक का खुद यूनिट उसका 10वां भाग और उसका 100वां भाग
पढ़ा जा सकता है, या यूँ कह सकते हो कि डायगोनल स्केल के द्वारा 3 यूनिट्स या 3 डायमेंशन को मेजर किया जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखना, स्केल क्या होता है, दो बिंदुओं की मैप पर डिस्टेंस तथा कोरेस्पॉन्डिंग बिंदु जो ग्राउंड और उनके बीच की डिस्टेंस का जो रेशो है वो स्केल कहलाता है। स्केल का RF होता है जब मैप डिस्टेंस तथा ग्राउंड डिस्टेंस का जो रेशो सेम यूनिट के अंदर लिया जाता है, ठीक है, और उसको भिन्न संख्या के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, तो वो उसका RF कहलाता है। RF की कोई यूनिट नहीं होती। उसके बाद स्केल को प्रदर्शित करने की दो विधियां होती हैं, एक तो विश्लेषण विधि और दूसरी ग्राफिकल विधि। विश्लेषण विधि में दो तरीके होते हैं, तो 2 डायमेंशन का प्रयोग करो या फिर या तो आप इसमें 2 डायमेंशन का प्रयोग करो या RF का प्रयोग करो, ठीक है। और जो आपकी ग्राफिकल विधि है, ग्राफिकल विधि में एंगल को मापना है तो स्केल ऑफ कोड यूज किया जाता है। डिस्टेंस या अपने एरिया को मेजर करना है तो आप जो मेथड यूज करोगे वो प्लेन स्केल या डायगोनल स्केल बना दोगे। प्लेन स्केल के द्वारा 2 डायमेंशन को मेजर किया जा सकता है और डायगोनल स्केल को 3 डायमेंशन के द्वारा मेजर किया जा सकता है। तो ये सब बातें आप याद रख लेना। स्केल की जो बेसिक टर्म्स है या बेसिक बातें थी वो अपने डिस्कस कर ली। अब इसमें एक वर्नियर होता है, वर्नियर स्केल होता है। वो वर्नियर स्केल क्या होता है, देखो वर्नियर, जब देखो हम लोग 2 बिंदुओं के बीच की दूरी मेजर करने के लिए कोई स्केल लेते हैं, जैसे मान लो ये एक स्केल है, कोई डिवाइस है जो लगी हुई है मेजरमेंट करने के लिए, डिवाइस है, स्केल है ये, इसकी सहायता से मान लो ये इस तरह इसमें छोटे छोटे डिवीजन बने हुए हैं इस तरह से। अब जैसे मान लो ये छोटा सा डिवीजन है, ये mm का है, ये जैसे यहाँ 11 लिखा है, ये 12 लिखा है, ठीक है, ये पूरा ये सेंटीमीटर और ये mm है, छोटा छोटा डिवीजन। आप देखो इसमें mm की दूरी आप पढ़ सकते हो यहाँ पर, मतलब जैसे ये 5वां डिवीजन है, ये 6वां डिवीजन है, तो आप 11.5 पढ़ सकते हो, 11.6 सेंटीमीटर पढ़ सकते हो। मतलब जो छोटी से छोटी यूनिट आप जो पढ़ सकते हो, डायमेंशन जिसको पढ़ सकते हो, वो आपकी mm है। 1 mm को आप पढ़ सकते हो, या 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा मतलब 0.1 सेंटीमीटर को इंडिकेट कर पढ़ सकते हो, क्योंकि ये आपकी सबसे छोटी डिवीजन है। जो 2 बिंदुओं के बीच की जो सबसे छोटी डिवीजन है वो आपकी ये 1 mm है। 1 mm की दूरी को आप उस स्केल की सहायता से आप पढ़ सकते हो, जो आपने प्लॉट कर रखा है या तो ग्राफ पे बना रखा है, या मान लो एज ए डिवाइस आपने लगा रखा है। तो अब मान लो अपने 1 सेंटीमीटर, जैसे आपने 11.5 पढ़ लिया, 11.6 पढ़ सकते हो, 11.7 पढ़ ली। अब आपको 1 सेंटीमीटर का भी आगे हिस्सा पढ़ना, मतलब ये 11.5 और 6 है जो ये छोटी सी डिवीजन थी, इसके भी आपको भाग करने हैं। मतलब आपको 11.51, 11.52, 11.53 ऐसे चलते चलते 11.59 और 11.6 फिर आएगा ये वाला। इसके 20 के भाग हैं, मतलब 10 भाग इसके और पढ़ने हैं। तो अपने क्या करेंगे, इसकी मेन स्केल की सहायता से अपने इसके भागों को पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसकी लंबाई है, तो इस लंबाई के सारे एक छोटा स्लाइडिंग स्केल लगा होता है। स्लाइडिंग का मतलब मूवेबल स्केल लगा रहता है, जो इसकी लंबाई के अलोंग स्लाइड कर सकता है, और जिसका पर्पस होता है मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन के आंशिक या भिन्नात्मक भाग को पढ़ना। तो आप कह सकते हो वर्नियर स्केल या वर्नियर मेन स्केल की लंबाई के सहारे लगा हुआ एक छोटा स्केल होता है, जिसका प्रयोग मेन स्केल के सबसे छोटे अंश के आंशिक या भिन्नात्मक भाग को पढ़ने के लिए किया जा सकता है, तथा वह स्केल उसकी लंबाई के सहारे स्लाइड कर सकता है, प्राइमरी स्केल या मेन स्केल की लंबाई के सहारे। तो देखो ये आपका वर्नियर स्केल हो गया। जैसे मान लो आपका थियोडोलाइट की बात करते हैं, थियोडोलाइट की मेन प्लेट होती है, उसमें जैसे 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री के 3 भाग किए होते हैं इस तरह से। तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, 3 भाग कर दोगे तो 20 मिनट। 20 मिनट की रीडिंग आप इस स्केल की सहायता से पढ़ सकते हो, लेकिन सेकंड वगैरह नहीं पढ़ सकते। 20 मिनट के भी 20 मिनट का मतलब 20 × 60 करो, 1200 सेकंड आप इसकी सहायता से पढ़ सकते हो, 1200 सेकंड।
लेकिन आपको 20 सेकंड इसका लिस्ट काउंट थ्रोडोलाइट का 20 सेकंड है, तो 20 सेकंड पढ़ने के लिए आप इसके आगे 60 भाग करोगे, इसके 60 भाग करोगे, तो 60 भाग करोगे तो 20 सेकंड पढ़ने के लिए जो यहाँ पे छोटा स्केल लगा होगा वही स्केल आपका क्या कहलाता है, वर्नियर कहलाता है। और वर्नियर का जो लिस्ट काउंट होता है वो क्या होता है, वर्नियर की आपको डेफिनेशन मैंने बता दी। डेफिनेशन क्या होती है, और दूसरा डेफिनेशन के बाद करते हैं लिस्ट काउंट। तो देखो लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट का मतलब होता है वह न्यूनतम रीडिंग जो वर्नियर स्केल की सहायता से पढ़ी जा सकती है, वो स्केल का लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, मिनिमम रीडिंग विच कैन बी रीड बाय यूजिंग दी वर्नियर। वर्नियर का प्रयोग करके जो मिनिमम रीडिंग पढ़ी जा सकती है वो उसका लिस्ट काउंट कहलाता है। और लिस्ट काउंट होता क्या है, देखो पहली डेफिनेशन ये हो गई। दूसरा, लिस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए अपने क्या करते हैं, पहली बात तो देखो ये आप डेफिनेशन याद रख लो, ये इसका डेफिनेशन होगा। दूसरा, जैसे आपका ये मेन स्केल है, मान लो ये मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन है, और यहां पर ये आपका वर्नियर स्केल लगा हुआ है, ये वर्नियर स्केल की सबसे छोटी डिवीजन है। तो आपने जो ये मेन स्केल बना रखा है इसकी ये सबसे छोटी डिवीजन है मान लो, और ये आपकी डिवीजन है जो ये वर्नियर की सबसे छोटी डिवीजन है। तो जो वर्नियर की सबसे छोटी डिवीजन है ये वाली, ठीक है, और इसी प्रकार जो मेन वर्नियर की सबसे छोटी डिवीजन और मेन की जो सबसे छोटी डिवीजन है, इनका जो अंतर, ये वाला छोटी सी जो आपकी जो डिस्टेंस आ रही है ये वाली, ये रीडिंग स्केल के प्रयोग करके पढ़ी जा सकती है, और यही आपका लिस्ट काउंट होगा इस केस में। तो लिस्ट काउंट क्या होगा, देखो मेन स्केल की सबसे छोटी डिवीजन तथा वर्नियर स्केल की सबसे छोटी डिवीजन का अंतर लिस्ट काउंट कहलाता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन दी मिनिमम रीडिंग्स या मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दी या स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एंड द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल। ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है वो आपका कहलाता है लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट ज्ञात करने के लिए अगर आप इसको थोड़े फॉर्मूले को मॉडिफाई करोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा S/N। S का मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, S का मतलब है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, और N का मतलब नंबर ऑफ डिवीजन ऑन दी वर्नियर, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन दी वर्नियर, वर्नियर पर डिवीजन की संख्या। जैसे मान लो ये एक mm था, तो आपका ये 1 mm हो गया, और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर मान लो ये आपके 10 डिवीजन बने हैं वर्नियर पर, तो आप इसकी सहायता से 0.1 mm की रीडिंग पढ़ सकते हो। इसी प्रकार जैसे मान लो 1200 सेकंड थे थ्रोडोलाइट में, और 1200 सेकंड के मैंने आगे नंबर ऑफ द डिवीजन ऑन द वर्नियर 60 कर दिया, तो आप 20 सेकंड की जो एंगल है वो आप उसकी सहायता से पढ़ सकते हो, थ्रोडोलाइट की सहायता से। तो देखो ये वर्नियर का जो लिस्ट काउंट है उससे संबंधित आप 3 बातें याद रखोगे। पहले डेफिनेशन, मिनिमम रीडिंग व्हिच कैन बी रेड बाय यूजिंग द वर्नियर इज नोन एज लिस्ट काउंट ऑफ द स्केल, एंड इट इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल एंड दैट ऑफ वर्नियर, and it is also equal to smallest division of the main scale divided by number of division on the vernier। ठीक है, मतलब स्मॉलेस्ट डिवीजन को वर्नियर और डिवीजन की संख्या से भाग दे दोगे तो आपका लिस्ट काउंट आ जाता है। तो लिस्ट काउंट से संबंधित आप तीनों बातें ही याद रखोगे। वर्नियर 2 टाइप के होते हैं, एक तो डायरेक्ट वर्नियर और दूसरा होता है रिट्रोग्रेड वर्नियर। तो डायरेक्ट वर्नियर, रिट्रोग्रेड वर्नियर क्या होता है, देखो वर्नियर बनाने के लिए क्या किया जाता है कि देखो वर्नियर 2 तरह के कैसे हो सकते हैं कि जैसे मान लो ये मेन स्केल है आपका, और मेन स्केल में इस तरह से जैसे मान लो ये छोटे छोटे डिवीजन बने हुए हैं, मान लो ये आपके 10 डिवीजन हो गए, उसके बाद फिर आगे और 10 डिवीजन हो गए, मान लो इस तरह से ये आपका 10वां डिवीजन हो गया, फिर आगे चल रहा है मान लो ये स्केल।
तो या तो देखो क्या होगा कि इसके 9 डिवीजन ले लिए जाएंगे या इसके 11 डिवीजन ले लिए जाएंगे। जैसे मान लो अपने को ये 1 mm है, 1 mm के अपने को 10 भाग करने हैं, तो आप डेफिनेटली क्या करोगे, वर्नियर पे 10 डिवीजन लोगे। वर्नियर पर आप डिवीजन की संख्या कितनी लोगे, 10 लोगे, क्योंकि एस बाई एन का जो फॉर्मूला है क्या कहता है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ दी वर्नियर, कि आपको लिस्ट काउंट याद करना है, जितना लेना है उतने ही आप डिवीजन ले लोगे इस पर। तो अगर आप यहाँ पे 10 डिवीजन ले लोगे तो इसके 10 भाग हो जाएंगे। अब n बराबर मान लो 10 ले लिया, n का मतलब नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर। तो या तो ये 10 डिवीजनों की लंबाई है जो आपकी, जो आप ले रहे हो, वो किस तरह से लोगे, या तो आप इसके 9 डिवीजन मेन स्केल के या तो 9 लोगे, मेन स्केल के 9 डिवीजन की लंबाई के बराबर लंबाई का वर्नियर लेके उसके 10 डिवीजन करोगे, या फिर मेन के 11 डिवीजन लेकर और मेन के 11 डिवीजन की लंबाई को 10 भागों में डिवाइड करके, ठीक है, वर्नियर बनाओगे। मतलब मेन के 11 डिवीजन की लंबाई लोगे या तो, या फिर मेन के 9 डिवीजन की लंबाई के बराबर वर्नियर की लंबाई ले लोगे। तो देखो अगर मान लो मेन के 9 डिवीजन ये है, मान लो 9 डिवीजन की लंबाई का मैंने ये वर्नियर ले लिया, ठीक है, ये 9 डिवीजन है, मान लो ये 9वां डिवीजन है, तो 9 डिवीजन और इसको मैंने 10 भागों में डिवाइड कर दिया, तो इस वर्नियर को बोलते हैं डायरेक्ट वर्नियर। और अगर मैंने मान लो मेन के 11 डिवीजन ले लिए, मेन के 11 डिवीजन ले लिए ये बड़े, और मेन के 11 डिवीजन की लंबाई का वर्नियर बना लिया, तो इसके मैंने 10 भाग कर दिए। वर्नियर के 10 ही भाग होंगे, फर्क ये पड़ेगा कि लंबाई जो वर्नियर की ले रहे हो वो 11 डिवीजन के बराबर ले रहे हो या 9 डिवीजन के बराबर ले रहे हो। तो सिंपली देखो, सिंपली मैं ये कह सकता हूं कि वर्नियर के जो आपने एन डिवीजन लिए हैं, एन डिवीजन ऑफ द वर्नियर, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर, वो या तो n-1 डिवीजन के बराबर लोगे आप मेन के, मेन स्केल के, या फिर n+1 के बराबर लोगे, ठीक है, n+1 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। अगर n-1 डिवीजन के बराबर लेते हो तो होता है डायरेक्ट वर्नियर, और n+1 के बराबर लेते हो तो होता है रिट्रोग्रेड वर्नियर। तो इस तरह से डायरेक्ट और रिट्रोग्रेड वर्नियर होता है। तो देखो इसमें 2-3 फर्क हैं। पहला तो ये कि डायरेक्ट वर्नियर में एन डिवीजन ऑफ वर्नियर, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर्स होते हैं जो, उनकी जो लंबाई होती है, ठीक है, वो n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होती है। इसमें n+1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल के बराबर होगी। दूसरा, जो मेंस के जो वर्नियर की स्मॉलेस्ट डिवीजन होती है, जो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ वर्नियर, डिवीजन ऑफ वर्नियर, वो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल से छोटी होती है। देखो क्या कहने की कोशिश कर रहा है ये, कि जैसे मान लो ये स्केल था, ये डायरेक्ट में ऐसा होता है, तो एक निश्चित लंबाई के, देखो आपने इसमें तो आपने 9 भाग किए और ऊपर 10 भाग किए हैं, तो आपकी इसकी डिवीजन जो सबसे छोटा अंश होगा, देखो ये छोटा सबसे अंश है जो, तो इसका जो छोटा अंश, ये जो डिवीजन है इस डिवीजन की तुलना में छोटी होगी, क्योंकि इसके 10 भाग कर रखे हैं, इसके 9 कर रखे हैं, तो जिसके 10 भाग किए हैं वो डेफिनेटली यूनिट छोटी होगी। तो वर्नियर की जो सबसे छोटी डिवीजन है, सबसे छोटा अंश होता है, वो मेन के सबसे छोटे अंश से छोटा होता है, और इसमें क्या होता है, बड़ा होता है। वर्नियर का जो होता है वो मेन की स्मॉलेस्ट डिवीजन से बड़ा होता है रिट्रोग्रेड वर्नियर में। तीसरा, मेन स्केल की रीडिंग है, देखो जैसे मान लो यहाँ पे 10 लिखा है, यहाँ 11 लिखा है, यहाँ 12 लिखा है, इस डायरेक्शन में रीडिंग बढ़ रही है, तो जो आपका वर्नियर लगा होगा, वर्नियर में भी आपका 0 देखो यहाँ लिखा होगा, 10 यहाँ लिखा होगा, इस तरह से रीडिंग बढ़ेगी इसमें। अब देख रहे हो रीडिंग इसकी इधर बढ़ रही है मेन स्केल की, और डायरेक्ट की रीडिंग भी लेफ्ट टू राइट ही बढ़ रही है। तो इस ऐसा होता है डायरेक्ट वर्नियर, मतलब दोनों के ग्रेजुएशन है, जो मेन स्केल के और वर्नियर के दोनों ही एक दिशा में बढ़ते हैं। और इसमें वर्नियर क्या करते हो, आपने
10 यहाँ है, मान लो 11 इधर है, 12 यहाँ है, रीडिंग इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है, लेफ्ट टू राइट बढ़ रही है तो इसकी रीडिंग इधर बढ़ेगी, मतलब इसका आपका 0 यहाँ होगा और 10 यहाँ होगा, तो रीडिंग आपकी इस डायरेक्शन बढ़ रही है। मतलब ग्रेजुएशन ऑफ वर्नियर स्केल है वो मेन स्केल के डिवीजन के बढ़ने की विपरीत दिशा में बढ़ते हैं। तो ये इनमें 3 डिफरेंस होते हैं। और इसके अलावा सिंगल वर्नियर भी हो सकता है, डबल वर्नियर भी हो सकता है। देखो अगर रीडिंग वर्नियर एक ही डायरेक्शन रीडिंग बढ़ रही है तो सिंगल वर्नियर होगा, और सेंटर में 0 लिख के दोनों डायरेक्शन रीडिंग बढ़ा दी जाए तो वो डबल वर्नियर होता है। इस तरह से सिंगल और डबल वर्नियर भी आप डिवाइड कर सकते हो। कई बार देखो क्या होता है कि ऑब्जर्वर होता है वो पढ़ते टाइम मैप को गलत स्केल का प्रयोग कर लेता है। तो जब ऑब्जर्वर गलत स्केल यूज करेगा तो उसके द्वारा पढ़ी गई दूरी होगी जो वो गलत आएगी। तो उसको अगर अपने को करेक्ट करना हो तो आप कैसे करोगे? जैसे कि मान लो एक ऑब्जर्वर है, उसने क्या किया, 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर एक्चुअल स्केल है, करेक्ट स्केल है, उसकी जगह उसने 1 सेंटीमीटर बराबर 40 मीटर का स्केल है वो यूज कर लिया, 20 की जगह 40 पढ़ लिया, तो डेफिनेटली वो दूरी को गलत पड़ेगा। उसके द्वारा मापी गई दूरी होगी जो जस्ट डबल होगी। तो उसको सही करोगे तो कैसे करोगे? तो इसके लिए आप देखो वहां पे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन करते हैं तो अपने को इतना समझने में टाइम लगता है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूले याद रखना। उस केस में आप क्या करोगे, जो उसने लंबाई माप रखी है 2 बिंदुओं के बीच की मान लो, और उसके द्वारा उसने जो पढ़ी गई दूरी है उसके द्वारा जो उस पढ़ी गई दूरी को मल्टीप्लाई कर दोगे किसको, RF ऑफ रॉन्ग स्केल, RF ऑफ करेक्ट स्केल। जो गलत स्केल है उसका RF ले लो और जो सही स्केल है उसका RF ले लो, ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर दो मेजर्ड लेंथ से तो आपका करेक्ट लेंथ है वो आ जाएगी। सिमिलरली अगर एरिया की बात हो रही है तो मेजर्ड एरिया को ये जो RF ऑफ रॉन्ग स्केल, RF ऑफ रॉन्ग स्केल और RF ऑफ करेक्ट स्केल, ठीक है, इसका वर्ग कर दोगे, ऊपर वर्ग करके फिर मेजर्ड एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे। वॉल्यूम की बात हो रही है तो गलत स्केल का RF और सही स्केल का जो RF है उसकी क्यूब लेके और मेजर्ड वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका करेक्टेड वॉल्यूम है वो आ जाता है इसमें। तो जब इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि जिसमें ऑब्जर्वर के द्वारा गलत स्केल का यूज किया गया हो तो उसको सही करना हो, तो आप इन 3 फॉर्मूलों को यूज करके करेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। विशेष रूप से डिस्टेंस का फॉर्मूला या डिस्टेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो गलत बटे सही इंटू मेजर्ड याद रख लेना, गलत बटे सही इंटू मेजर्ड याद रख लेना, गलत बटे सही इंटू मेजर्ड। इसके अलावा देखो कई बार क्या होता है, श्रृंख स्केल के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। श्रृंख स्केल क्या होता है, देखो जैसे मान लो आपने एक मैप बना लिया और मैप पे जैसे मान लो ये कुछ एरिया है और ये आपकी लेंथ है, जैसे मान लो ये वाली लेंथ है 15 सेंटीमीटर की लेंथ ये मान लो है, या 20 सेंटीमीटर की मान लो, जैसे मान लो ये 20 सेंटीमीटर की लेंथ है, और बनाने वाले ने जब स्केल पे यहां लिख रखा है 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर, तो देखो 1 सेंटीमीटर पर 10 मीटर का स्केल है तो ये 20 सेंटीमीटर है, डेफिनेटली अपने जानते हैं कितनी लंबाई को व्यक्त करेगा, ये 200 मीटर को व्यक्त करेगा। लेकिन कुछ सालों के बाद 1-2 वर्ष बाद क्या हुआ, ये मैप सिकुड़ गया तो आपका ये एरिया भी साथ साथ में सिकुड़ जाएगा, और जब ये एरिया सिकुड़ गया तो ये लंबाई 20 की बजाय कम रह जाएगी, जैसे मान लो 19 सेंटीमीटर रह गई। अगर आपने पहले वाला स्केल अब यूज कर लिया, ये आपको अब छोटा दिखेगा, 20 है वो 19 दिखेगा, और यहाँ पे लिखा हुआ वो एनालिटिकल मेथड में वही का वही लिखा है, तो 1 सेंटीमीटर पर 10 मीटर है तो 19 सेंटीमीटर बराबर 190 मीटर पढ़ूंगा मैं इसको, जो कि गलत है क्योंकि सही तो 200 है। ये लाइन 200 को व्यक्त कर रही है, छोटी होगी वो अपने पढ़ने में गलती कर रही है श्रिंकेज के कारण, क्योंकि अपने 19 सेंटीमीटर हो गया उसके हिसाब से 190 पढ़ेंगे। तो ये जो स्केल है इसको अपने को मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर पेपर आपका सिकुड़ गया है तो सिकुड़ने के बाद एक मॉडिफाइड स्केल ऐसा प्राप्त किया जाए कि जिसको अगर यूज किए जाए तो करेक्ट वैल्यू आ जाए, करेक्टेड वैल्यू है वो आ जाए, तो नया जो मॉडिफाइड स्केल होता है उसको बोलते हैं श्रृंख स्केल। तो श्रृंख स्केल अपने नया निकालने के लिए देखो यहाँ पे देखो मैं इसका मॉडिफाइड स्केल कैसे करेंगे। अब देखो 19 सेंटीमीटर है जो
20 सेंटीमीटर था, 200 को व्यक्त कर रहा है। अब वही 20 सेंटीमीटर वो 19 रह गया, तो जो काम पहले 20 से होना था वो 19 से करना है। तो 19 सेंटीमीटर कितने को इंडिकेट करना चाहिए? अभी 200 मीटर को इंडिकेट करना चाहिए। तो 1 सेंटीमीटर किसको इंडिकेट करेगा? 200 बटे 19। तो ये संख्या आपकी इस 10 से बड़ी ही आएगी डेफिनेटली, क्योंकि 20 की बजाय आप अब 19 से भाग दे रहे हो। तो इस संख्या की तुलना में ये संख्या हमेशा बड़ी आएगी, 10 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आप ज्ञात कर सकते हो। देखो ये तो समझने में बहुत टाइम लगेगा। इसको शॉर्टली अगर क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो श्रम स्केल ज्ञात करने के लिए या जो नया स्केल अपने निकालेंगे उसको निकालने के लिए क्या करोगे? जो आपने ओरिजिनल स्केल लिया है, ओरिजिनल स्केल आपने जो लिया है उसको आप श्रिंकेज फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। और श्रिंकेज फैक्टर है वो कैसे निकाला जाता है? श्रिंकेज फैक्टर कैसे आप कैलकुलेट करोगे? क्वेश्चन वाला देगा कि 20 सेंटीमीटर की लंबाई है, वो 19 रह गई है। तो जो सिकुड़ी हुई लंबाई, श्रंक लेंथ, जो सिकुड़ने के बाद लंबाई थी और वो जो एक्चुअल लेंथ थी किसी लाइन की, क्वेश्चन वाला बताएगा 20 सेंटीमीटर की लाइन अब 19 सेंटीमीटर रह जाती है, तो 19 बटे 20 इसका क्या हो जाएगा? श्रिंकेज फैक्टर हो जाएगा। ध्यान रखना, अंश छोटी संख्या होगी, हर बड़ी संख्या होगी। अंश सिकुड़ी हुई संख्या होगी, एक्चुअल बड़ी होगी। तो श्रिंकेज फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका श्रंक स्केल है वो आ जाएगा। तो इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर देखो इसी क्वेश्चन को मैं इससे करूं तो आपका ओरिजिनल स्केल क्या था? 1 सेंटीमीटर बटे 10 मीटर, और मल्टीप्लाई करता हूं श्रिंकेज फैक्टर 19 बटे 20 से, और उसके बाद मैं क्या करता हूं इसको, ये जैसे मैंने श्रंक स्केल निकालना है तो 1 सेंटीमीटर 20 इंटू 10 और इस 19 को बटे में यहां ले आओ मीटर। ठीक है, देखो 10 को 10 रख दिया, 20 को 20 रख दिया, 19 को बटे में ले आए, क्योंकि अपने को 1 सेंटीमीटर बराबर कुछ निकालना है। तो 19 सेंटीमीटर मत लिखो, बटे में 19 कर दो। तो आपका क्या आ गया? 1 सेंटीमीटर और 200 बटे 19 मीटर। इसकी जो भी वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर 10 पॉइंट समथिंग मीटर आंसर आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो श्रंक स्केल से संबंधित इन क्वेश्चनों को ध्यान रख लेना। स्केल से संबंधित एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किसी पर्टिकुलर सर्वे के लिए, पर्टिकुलर सर्वे वर्क के लिए कौन सा स्केल है वो सूटेबल रहता है। तो देखो वैसे इसकी रेंज होती है, तो अप्रोक्सीमेटली अपने को आइडिया रखना पड़ता है। जो उसमें जो जनरली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको थोड़ा अपने याद रख लेंगे। तो ये जो टेबल है ये कुछ इंपॉर्टेंट सर्वेज हैं जिनके लिए ये स्केल यूज किए जाते हैं। तो सबसे देखो आपका जो सबसे छोटा स्केल होगा वो जियोलॉजिकल मैप के लिए यूज किया जाता है। ध्यान रखना, सबसे छोटा स्केल है वो आपका जियोलॉजिकल मैप के लिए, जियोलॉजिकल सर्वे के लिए यूज किया जाता है। और इसकी रेंज होती है 1 सेंटीमीटर होता है, जो वो 160 किलोमीटर से लेके 5 किलोमीटर के बराबर लिया जाता है। तो और ये 160, देखो जितना बड़ा हर होगा स्केल उतना ही छोटा होता है, जितना बड़ा हर होगा उतना ही स्केल छोटा होता है। तो सबसे छोटा स्केल होगा वो आपका 1 सेंटीमीटर बराबर 160 किलोमीटर होता है, जो कि आपका जियोलॉजिकल मैप के लिए यूज किया जाता है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जनरली ध्यान रखना इसमें, क्योंकि देखो इतनी बड़ी टेबल याद नहीं रख सकते, लेकिन इसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाला याद रख लेना, एक ये वाला याद रख लेना, एक ये वाला याद रख लेना। ऊपर वाली 3 ढंग से याद कर लेना, बाकी के जनरली कम पूछे जाते हैं। दूसरा है टोपोग्राफिकल मैप के लिए, जो टोपोग्राफिकल सर्वे किया जाता है तो उसके लिए जो सबसे छोटा स्केल लिया जाता है वो होता है 1 सेंटीमीटर बराबर 2.5 किलोमीटर, और उसकी रेंज आगे 10 मीटर तक भी हो सकती है। 2.5 किलोमीटर से लेके 10 मीटर तक लिया जा सकता है। उसके बाद फॉरेस्ट मैप के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 250 मीटर, टाउन प्लानिंग और रिजर्वायर के लिए 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर से 50 मीटर के बीच में ले सकते हो। प्रीलिमिनरी रूट सर्वे के लिए 1 सेंटीमीटर है वो 60 मीटर से लेके 10 मीटर के बीच में कोई सी भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हो। कैडास्ट्रल सर्वे जो बाउंड्रिंग फिक्स करने के लिए यूज किया जाता है उसमें 1 सेंटीमीटर है, उसके बराबर 50 मीटर से लेके 10 मीटर के बीच की रेंज। माइन सर्वे के लिए 25 से 10 मीटर, लोकेशन सर्वे के लिए 25 से 5 मीटर। इसके अलावा आर्किटेक्चरल मैप होते हैं, जो आर्किटेक्चरल मैप है जो
9 नंबर है जो आपका आर्किटेक्चरल मैप। आर्किटेक्चरल मैप के लिए आप जो लेते हो 1 सेंटीमीटर बराबर 20 मीटर से 5 मीटर। और बिल्डिंग साइड से कोई बिल्डिंग है वैसे ही, बिल्डिंग देखो बहुत छोटी सी जगह में होगी तो हर उतना ही बड़ा होगा। सबसे बड़ा हर आपका सबसे बड़ा स्केल होगा जो आपका इसके लिए बिल्डिंग्स के लिए होगा 1 सेंटीमीटर और 10 मीटर। तो देखो यहाँ पे आपको 10 स्केल जो आपको दे रखे हैं वो सारे याद नहीं कर रहे हैं, कम से कम 1 सेंटीमीटर और 160 किलोमीटर जियोलॉजिकल सर्वे के लिए और 1 सेंटीमीटर और 2.5 किलोमीटर दूसरा आपको याद करना है टोपोग्राफी के लिए। तीसरा फॉरेस्ट मैप है जो आपका 1 सेंटीमीटर पर 250 मीटर। ये स्केल आपको याद करने हैं।